Jai Hind students, today we are going to continue the lesson number 4 in 9th standard SS Nationalism in India. In this video we will study three important topics of this lesson number 4 in 9th SS: Muslim League, birth and development of extreme revolutionary movements, and fierce revolutionary movements in Gujarat. So let's start from the Muslim League. So in previous video we had studied about how the Lord Curzon wanted to division of the province of the Bengal divided. He wanted to divide the Bengal in name of the administration, but the hidden idea of the Lord Curzon, that is the bitterness. He wanted to do the bitterness between the Hindus and Muslims. He wanted to break the unity of the Hindus and Muslims, but the partition of Bengal was cancelled in 1911 by the movement of the Bang Bang movement and Vande Mataram. Then after, Muslim League is also continued with the Bang Bang movement in 1906. 1906 में एक वाइसरॉय था जिसका नाम था मिंटो, और ये मिंटो जो था वो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को वो तोड़ना चाहता था. वो जानता था कि भाई अगर हिंदू और मुस्लिम भारत के अंदर एक हो गए तो आजादी उनको बहुत ही जल्द मिल जाएगी. सो ही वांटेड टू सेपरेट द यूनिटी, ही वांटेड टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम. द वाइसरॉय मिंटो, रिमेंबर दिस नेम, वाइसरॉय मिंटो. और एक दूसरा एक था हिंद वजीर जिसका नाम था मॉर्ले, एंड दे टुगेदर मेड द प्लान ऑफ द सेपरेशन ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स यूनिटी. और इसकी वजह से मॉर्ले ने सबसे पहले अपर क्लास मुस्लिम्स को उकसाया. हमारे देश के जो अपर क्लास मुस्लिम है कि भारत के अंदर हिंदू जो है वो आपको अपना अधिकार नहीं देंगे, इसलिए आपको अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा मुस्लिम्स के हक और अधिकार के लिए. और ऐसे अपर क्लास मुस्लिम को उन्होंने इस तरीके से उकसाया, और इसकी वजह से फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई. इन आगा खान, जो बांग्लादेश, अभी का जो बांग्लादेश है और वहां का जो कैपिटल है ढाका, वहां पे जो हेड ऑफ द मुस्लिम्स आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला खान, वाइसरॉय मिंटो, और उसका एक सेक्रेटरी था जिसका नाम था द मुस्लिम लीग, दैट इज द ऑल्सो डनलॉप स्मिथ. तो ये सब लोगों ने मिलकर दे प्लेड वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू मेक द मुस्लिम लीग इन आवर नेशन. तो भारत में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई. फिर हमारी जो आजादी है वो दो बढ़ जाती है. पहले हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी के लिए लड़ते थे, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद, मुस्लिम लीग जब हमारे देश में बना, तब मुसलमान सिर्फ अपने हक और अधिकार और आजादी के बाद उनको क्या क्या मिलना चाहिए, 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तब वो अपना एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांगते थे, सेपरेट अपना वोटिंग राइट्स मांगते थे. देश के अंदर वो मुस्लिमों के हक और अधिकारों की बात करते थे. तो इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो आजादी की एक साथ लड़ाई लड़ते थे, 1906 से फिर ये लड़ाई में थोड़ा एक बंटवारा हो गया. हिंदू और मुस्लिम की जो बिटरनेस डे बाय डे बढ़ने लगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो, द हिस्टोरियन से द लॉर्ड मिंटो इज द फादर ऑफ द मुस्लिम कम्युनलिज्म इन आवर नेशन. कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में आज जो भी बिटरनेस है और जो भी बिटरनेस हो रही है, जो भी कड़वाहट है, जो भी धर्म को लेकर, जो सबको लेकर, वो ब्रिटिशर्स की जो एक चाल थी उसके अंदर ये जो फंस गए थे, और उसके परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं. तो हम कह सकते हैं द मिंटो इज द रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के क्रिएशन के अंदर हम दो लोगों का नाम उसके पीछे हम उसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, एक मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा है रहमतुल्लाह खान. लेकिन रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान अगर देखा जाए कि पर्दे के पीछे जो ये पूरा सारा जो गेम कर रहा था वो था लॉर्ड मिंटो. तो लॉर्ड मिंटो इज कंसिडर्ड द रियल creator of the Pakistan. Lord Minto is considered the real creator between bitterness between the Hindus and Muslims. So this is regarding about the Muslim League, जो आज भी हमारे देश के अंदर है. 1906 में उसकी स्थापना हुई थी,
बांग्लादेश अभी का जो है, पहले वो था इंडिया का ही प्रोविंस था, बांग्लादेश का ही था, बंगाल का प्रोविंस था। तो वहां पे ढाका शहर के अंदर ये मुस्लिम लीग का सेपरेट एक स्थापना हुई और उसके बाद मुस्लिम्स अपने हक, अधिकार और वो सब बातें करने लगे और आजादी की लड़ाई में एक थोड़ा जो था वो थोड़ा ब्रेक आ गया, थोड़ा उसके अंदर एक बंटवारा हो गया, दैट वी कैन से द डिवाइड ऑफ एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग अबाउट द बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एक्सट्रीमली रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। फिर देश के अंदर क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, क्रांति से आजादी। आजादी दो तरीके से ली जा सकती है, एक डिमांड करके, रिक्वेस्ट करके, उनको बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिप्लोमेटिक तरीके से आजादी हम ले सकते हैं, और दूसरा जो रास्ता है आजादी प्राप्त करने का वो है वायोलेंस, हथियार उठाकर। तो अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए वायोलेंस अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। आतंकवाद के अंदर भी वायोलेंस है, टेररिज्म के अंदर भी वायोलेंस है, नक्सलवाद में भी अंदर वायोलेंस है, लूट मारामारी ये सब के अंदर भी वायोलेंस है, और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर भी वायोलेंस है, लेकिन सबके मोटिव अलग अलग है। इसलिए आजादी के लिए जो वायोलेंस जो करते थे उसका जो मोटिव है वो बहुत ही जो है वो बहुत ही स्कैर्ड, उसका जो सेक्रेड उसका मोटिव है कि अपनी मातृभूमि को, अपने मदरलैंड को ब्रिटिशर्स के चंगुल में से निकालने के लिए हथियार उठाकर जो अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए जो लड़े थे उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। तो भारत देश के अंदर क्रांति की शुरुआत 1857 से ही हो गई थी। मंगल पांडे का इंसिडेंट, यू ऑल ऑफ यू नो द इंसिडेंट ऑफ द मंगल पांडे। लेकिन उसके बाद ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ब्रिटिशर्स ने दबा दिया। ये सबसे पहला जो हमने किया था 1857 में रिवॉल्ट, वो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पूरा जो रिवॉल्ट था वो पूरे देश के अंदर दबा दिया। फिर 1883 में देश में बनता है कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की नींव रखी जाती है, कांग्रेस बनता है। लेकिन कांग्रेस का जो रास्ता था वो था आजादी जो थे वो रूल्स रेगुलेशन से, नॉन वायोलेंस से और डिप्लोमेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन वे के अंदर वो आजादी लेना चाहते थे, और उसमें शायद बहुत देर भी लग जाती, और वो आजादी शायद जो हम ब्रिटिशर्स की देन मानी जाती। लेकिन कुछ लोग हमारे देश के अंदर थे वो अपनी आजादी छीनना चाहते थे। आजादी ऐसा माना भाई आजादी तो भीख, आजादी की भीख नहीं मांगी जाती, आजादी तो छीनी जाती है। तो ऐसी जो विचारधारा के जो लोग थे उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरीज। उसके अंदर सबसे पहले रेवोल्यूशनरीज के जो हम अगर नाम ले तो दैट इज वासुदेव बलवंत फड़के। बहुत सारे हमारे देश के अंदर लाखों रेवोल्यूशनरीज हो गए, उसमें से बहुत ऐसे नाम है जो हम जानते हैं जिसके अंदर, जैसे वासुदेव बलवंत फड़के है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, चाफेकर ब्रदर्स है, फिर खुदीराम बोस, बरिंद्रनाथ घोष, चाफेकर ब्रदर्स, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान। तो ये रेवोल्यूशनरीज थे। और रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट थी वो हमारे देश के अंदर टू फेज में कह सकते हैं कि टू फेज में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के 19th सेंचुरी से रेवोल्यूशनरी, 20th सेंचुरी से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। विदेश के अंदर हम देखें भाई 1907 से 1920 वी कैन कंसिडर दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी, और 1920 से 1920 से 1942 देयर इज अ सेकंड फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो 1907 से कैसे देश के अंदर शुरुआत हुई, तो जैसे 18 हमने पढ़ा भाई 1883 में, इन 1883 कांग्रेस हमारे देश के अंदर बनी, और कांग्रेस बनने के बाद हर साल उसका एक मीटिंग होता था, हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था, जिसके अंदर एक साल के अंदर लोग सारे जो लीडर्स थे वो इकट्ठा होते थे और वो डिस्कशन करते थे भी आजादी हम कैसे प्राप्त करेंगे, ब्रिटिशर्स नेक्स्ट हमारी लड़ाई क्या है, और फिर हर साल मीटिंग कर कर वो चले जाते थे। लेकिन इस तरीके की डिस्कशन से कुछ जो लोग थे वो बहुत ही उससे बहुत ही क्रोधित थे, बहुत ही गुस्से में थे कि भाई हम हर साल मिलकर डिस्कस करते हैं लेकिन उसका कोई नतीजा मिलता नहीं है। इसकी वजह से कांग्रेस के अंदर दो बंटवारे पड़ गए। 1883 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बना, उसमें 1907 में जब सूरत अधिवेशन इन 1907 सूरत में उनका जब ये अधिवेशन मिला, तब उसके अंदर दो पार्ट पड़ गए, और ये दो विचारधारा के लोग को मानते हैं। एक जो रेडिकल्स के
जो उग्र जो थे, जो गुस्से वाले जो थे, वो आजादी किसी भी कीमत पर वायोलेंस से और लड़ाई से जो मांगना जो अग्रेसिव जो एटीट्यूड जो अख्तियार करते थे, दैट इज नोन एज द रेडिकल्स, जिसको हम बोलते हैं दैट इज द जहालवाद। और दूसरे जो शांत स्वभाव के थे कि कॉन्स्टिट्यूशन वे के अंदर नॉन वायलेंस है, दैट इज नोन एज द मॉडरेट्स, वो जो थे वो मॉडरेट्स। तो इस तरीके से दो विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंदर हो गए, एक रेडिकल्स एंड सेकंड इज द मॉडरेट्स, जिसको हम बोलते हैं जहालवाद और मवालवाद। तो रेडिकल्स जो थे वो जहालवाद मतलब उग्र विचारधारा के थे, और जो शांत विचारधारा के थे दैट इज नोन एज द महालवाद। तो ये दो विचारधारा कांग्रेस के अंदर, दो विचारधाराएं बन गई, और उसके बाद जो थी वो ग्रुप पड़ गया कांग्रेस के अंदर। जो रेडिकल्स विचारधारा के जो लोग थे वो लाल, बाल और पाल, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, ये जो थे वो थोड़े उग्र विचारधारा के थे। और गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नवरोजी, ये सारे जो थे वो मानते थे कि भाई मॉडरेट्स, कंसीडर एज द मॉडरेट लीडर्स। तो इस तरीके से देश के अंदर फिर शुरुआत हुई रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट की, क्रांतिकारी की। तो रेडिकल्स जो थे उन्होंने क्रांतिकारियों को उन्होंने बनाया, उन्होंने ऐसी विचारधारा यूथ को दी। लाल बाल पाल, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही एक जबरदस्त एक नारा दिया था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल अचीव इट एनी हाउ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको किसी भी कीमत पर उसको मैं लेकर रहूंगा। तो उन्होंने यूथ को इंस्पायर किया। उस टाइम के जो लाला लाजपत राय के जो स्टूडेंट्स थे, वो उसमें से भगत सिंह भी थे, वो उनको आदर्श मानते थे। तो ऐसे जो यूथ को उन्होंने इंस्पायर किया, क्योंकि लाल बाल पाल वो थोड़े एजेड थे, वो रेडिकल्स थे, वो सिर्फ अपने विचारों को हम बताते थे, लेकिन यूथ जो थे वो रियल रेवोल्यूशनरीज वो जो थे, और उन्होंने उस विचारधारा को पकड़ा और देश के अंदर शुरुआत किया उन्होंने क्रांतिकारी की अलग अलग घटनाएं। तो देश के अंदर पंजाब है, महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, ऐसे सब स्टेट्स के अंदर धीरे 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 जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थी वो बढ़ने लगी। यूथ सबको अट्रैक्ट करते थे कि भाई आजादी, और ये चीज जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे। जो यूथ जो थे वो वायलेंस और थोड़े उग्र स्वभाव के जो होते हैं, और इसकी वजह से इसके अंदर जो बहुत सारे जो भारत के जो युवा जो थे वो उसके अंदर मातृभूमि की आजादी के लिए कि कोई उनका स्वार्थ नहीं था, ना उनको कोई टिकट लेना था, ना उनको कोई पक्ष में ज्वाइन होना था, ना पॉलिटिकल पार्ट, ना उनको कोई ऐसा था, ना उनको कोई पॉलिटिक्स में कोई आगे आना था, कि भाई एकदम सेल्फलेस उनका मोटिव था, और वो ज्वाइन हुए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के अंदर। फिर देश के अंदर अलग अलग जो सोसाइटीज पर अलग अलग उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उन्होंने अलग अलग नाम भी दिए, जैसे मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत, अनुशालन समिति, अंजुमाने मुहिलीन वतन, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, लेटर इट नोन एज द भारत माता। तो दीज आर द एक्सेट्रा, दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिफरेंट एसोसिएशंस फॉर टू मेक फ्रीडम ऑफ आवर नेशंस। अलग अलग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स भी शुरू होने लगे, जिसकी वजह से अवेयरनेस आए, लोग जानने लगे, यूथ जो थे वो नेशनलिज्म के लिए एक प्रेरित हो। ऐसे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर भी देश के अंदर रेवोल्यूशनरीज द्वारा ये छापने लगे। तो उसमें था युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा। तो ऐसे जो न्यूज़पेपर थे वो भी पब्लिश होने लगे। फिर ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, रेवोल्यूशनरीज को क्रश करने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने भी स्टेप्स लिए। उन्होंने अलग अलग मैसेकर किया, जैसे एक मैसेकर है दैट इज अलीपुर मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड, या तो बहुत बड़े मात्रा में जब ह्यूमन का जब वहां पे एसिसिनेशन होता है, मर्डर्स होता है, किलिंग होता है, उसको बोलते हैं हम मैसेकर। तो अलीपुर मैसेकर के अंदर 34 रेवोल्यूशनरीज को वहां पे प्रोसिक्यूटेड किया गया, वहां पे उनको मार गिराया गया और शहीद हो गए वो। फिर हावड़ा मैसेकर एंड ढाका मैसेकर, सेवरल रेवोल्यूशनरीज बिकम मार्टियर इन द हावड़ा एंड ढाका मैसेकर। के जो हावड़ा जो है वो आपको मालूम है कलकत्ता, बंगाल के अंदर, और जो ढाका है वो भी उस टाइम का जो बंगाल प्रोविंस, कलकत्ता के अंदर। तो ये सारे जो मूवमेंट्स थे वो होने लगे थे।
फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे, जैसे ढाका मैसेकर, हावड़ा मैसेकर, फिर 2-3 इंसिडेंट भी थे। लॉर्ड हैडिंग्स जो एक जज था, ब्रिटिश जज था, और वो जज क्रांतिकारियों को, जो भी रेवोल्यूशनरीज थे, वो उनको फांसी की सजा बहुत सुना देता था। तो लॉर्ड हार्डिंग को मारने का भी एक प्लान बनाया था, तो वो भी उसके अंदर एक शामिल है। लॉर्ड मिंटो जो हमने आगे पढ़ा, द रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, द फादर ऑफ द मुस्लिम कम्युनलिज्म इन अवर नेशन, उसको हम कहते हैं, उसको मारने का भी प्लान बनाया हमारे अहमदाबाद शहर के अंदर, जहां पे रायपुर जो वहां पे जो गेट है वहां पे उसकी गाड़ी जा रही थी, उसकी बगी जा रही थी, और वहां पे उसको बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ाने का भी प्लान बनाया था। तो ये सारे जो प्लान थे वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज के बाद देश के अंदर एक रॉलेट एक्ट आ जाता है, वो हम बाद में पढ़ते हैं। व्हाट इज अ रॉलेट एक्ट? के रॉलेट एक्ट बनाया गया, और रॉलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को दबाने का प्रयास किया। तो थोड़े साल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थी वो एक्टिविटी अंडरग्राउंड हो जाती है, लेकिन बाद में 1920 से लेकर 1920 से लेकर 1942 ये सेकेंड फेज आ जाता है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, और उनके बनाई गई HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये संस्था भी है जो काम करती है भारत की आजादी के लिए। तो 1920 से लेकर 1942 जिसके अंदर है लाहौर मैसेकर, जिसके अंदर है काकोरी ट्रेन लूट, कि ये बहुत ही मतलब ये फेमस इंसिडेंट है, जो HRA जो बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद द्वारा। तो भगत सिंह और ये सब लोगों ने मिलकर एक, क्योंकि रेवोल्यूशनरी को चाहिए हथियार, और हथियारों के लिए चाहिए पैसा, धन, और गरीब और इंडियंस को वो लूटते नहीं थे। रिच पीपल जो ब्रिटिश का साथ देते थे और ब्रिटिशर्स जो थे उनको वो लूटते थे, ब्रिटिश खजाने को लूटते थे। तो ब्रिटिश खजाने को लूटने का एक प्लान बनाया। एक ट्रेन के अंदर जा रहा था, जो काकोरी स्टेशन पे वो ट्रेन रुकी, और वहां पे उन्होंने उस खजाने को लूटा। दैट इज नोन एज द लाहौर मैसेकर। तो ये सारे जो है, दैट इज द बर्थ, दीज आर द डिफरेंट इंसिडेंट्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन आवर नेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है द फियर्स रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन गुजरात। ये पूरे भारत का हमने बात की, अभी हम गुजरात के बारे में अगर बात करें, द एक्सट्रीमली रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन गुजरात, तो गुजरात के अंदर एक नाम है, दैट इज नोन एज द श्री औरोबिंदो घोष, इज कंसिडर्ड एज द प्रोमिनेंट द रेवोल्यूशनरी स्टार्टेड मूवमेंट इन अवर गुजरात। लेकिन वो ऐसा कहा जाता है वो पर्दे के पीछे रहे, दैट इज ही इज बिहाइंड द कर्टेन, और आगे जो फ्रंट साइड पर लेकर जो लीड करते थे वो उनके भाई थे, जिसका नाम था बरिंद्र कुमार घोष। और उन्होंने साउथ गुजरात में जाकर यूथ को इकट्ठा किया, जिसके अंदर गुजरात के अंदर दो नाम है, एक छोटू भाई पुराणी एंड सेकंड इज द अंबू भाई पुराणी। तो ये दोनों जो पुराणी ब्रदर्स है, उन्होंने बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने के अंदर बहुत ही योगदान दिया। फिर है साकरिया स्वामी, उसके कांटेक्ट में भी आए, और साकरिया स्वामी ऐसा कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था, तब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो ये सारे जो लोग थे गुजरात के अंदर जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को आगे बढ़ा रहे थे। फिर ये मूवमेंट जो थी वडोदरा, चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा, हर जगह पे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी वो फैल गई। जैसे हमने आगे जैसे पढ़ा, वाइसरॉय मिंटो रायपुर ऑफ अहमदाबाद, रायपुर गेट, उसके ऊपर बॉम्ब डाला, वो भी एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट गुजरात के अंदर शामिल है। फिर श्री औरोबिंदो घोष ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था भवानी मंदिर, जो रेवोल्यूशनरीज के बारे में उस बुक के अंदर उन्होंने लिखा था, भवानी मंदिर। और इस बुक का ट्रांसलेशन भी किया गया था इन द गुजराती ऑल्सो एंड इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। और ये बुक गुजराती जर्नल में उस बुक का नाम एक दक्षिणा करके था, उसके अंदर भी उसका मेंशन किया गया था। फिर गुजरात के अंदर ऐसी एक बुक्स उस टाइम पे मिलती थी कि बुक्स का जो टाइटल है वो डिफरेंट, और बुक्स के अंदर का कंटेंट जो था वो डिफरेंट था। जैसे बुक्स के नाम कैसे थे, जैसे गुजराती टाइटल के साथ, देशी वनस्पतिनी दवाओ, नाहवाना साबु बनावानी रीतो, कसरत, गुलाबनो किस्सो, कायदानो संग्रह, ऐसे टाइटल वाले सारे बुक्स थे। लेकिन उस बुक्स के अंदर था हाउ टू मेक अ बॉम्ब, बॉम्ब कैसे बनाया जाए, देश की आजादी के लिए, रेवोल्यूशनरी
के मूवमेंट के लिए, नेशनलिज्म, ये सब बात उसके अंदर लिखा था। मतलब टाइटल अलग और अंदर का कंटेंट अलग। ये इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स गुजराती पढ़ना नहीं आता था उनको, गुजराती जानते नहीं थे, और जो लोग गुजराती जानते थे या तो पढ़ते थे वो बुक का टाइटल देख के भाई उसके अंदर तो भाई कायदानो संग्रह, गुलाबनो किस्सो, वनस्पतिनी दवाओ, नाहवाना साबु बनावनी रीतो, तो ये सब लिखा होगा। लेकिन अंदर का कंटेंट जो था वो था बॉम्ब कैसे बनाए, जिसकी वजह से यूथ सारे जो था भारत का, गुजरात का, वो बॉम्ब बनाना सीख जाए और ब्रिटिशर्स, जहां भी ब्रिटिशर्स मिले उनको वो मारे। तो इस तरीके का एक पूरा उनका एक पूरा नेटवर्क था जो गुजरात के अंदर, भारत के अंदर एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का ये काम कर रहा था। फिर गुजरात के अंदर एक विद्यापीठ बनाई गई, दैट इज नोन एज द गंगनाथ विद्यापीठ इन द चानोद करनाड़ी। चानोद करनाड़ी में बनाई गई गंगनाथ विद्यापीठ, और उस विद्यापीठ का मेन एम था टू द रेवोल्यूशनरीज द एक्टिविटीज इन दैट विद्यापीठ। तो ये सारे जो इंसिडेंट थे, ये सारे जो किस्से थे, वो भारत की आजादी की लड़ाई के लिए वो सारे जो थे वो इन्वॉल्व थे, रेवोल्यूशनरीज थे। ब्रिटिशर्स ने रेवोल्यूशनरी को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत हमारे लाखों जो वीर थे वो शहीद हो गए भारत की आजादी के लिए। लेकिन फिर भी जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थी वो डिडंट स्टॉप, द ब्रिटिशर्स cannot stop the revolutionary movements in our nation। तो ये था भारत के क्रांतिकारियों का जज्बा, जिससे हमको एक सीख लेनी चाहिए कि मातृभूमि के लिए ना तो उनके पास कोई स्वार्थ था, ना तो वो खुद की लड़ाई थी उनकी, ना तो वो खुद अपने परिवार के लिए या अपनी पीढ़ी के लिए या अपनी डायनेस्टी के लिए लड़ते थे। वो देश की आजादी के लिए लड़ते थे, भारत माता के लिए लड़ते थे। आने वाले भविष्य के अंदर भारत के जो लोग सुख शांति और फ्रीडम के साथ रह सके, वो देखने के लिए, वो करने के लिए वो लोग लड़ते थे। ये सारे जो रेवोल्यूशनरी थे, एक बात उनके अंदर कॉमन थी कि ये सारे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे कि शायद उनको वो सुख नहीं मिलने वाला था। उनको पता था कि भाई ये लड़ाई में हम मरने वाले हैं, ये लड़ाई के अंदर जो है वो हमारी मृत्यु निश्चित है। फिर भी वो लड़ते थे क्योंकि हम, आने वाली जो जनरेशन है, वो सुख शांति समृद्धि से और स्वतंत्रता से एक सेल्फ रिलायंट बनकर, एक आत्मनिर्भर बनकर हम देश और दुनिया में अपना नाम बना सके। तो ऐसे जो लोग थे, जो ये आजाद भारत वो देखने का भी उनके नसीब में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो एक इस तरीके की लड़ाई लड़ते थे कि जिसके अंदर लाखों वीरों ने शहीद, और वीरों के साथ साथ उनकी परिवार को भी हम नमन करते हैं कि ऐसे परिवार के, ऐसी माताओं ने ऐसे वीरों को जना है, ऐसे जो ऐसे माता, ऐसे पिता और ऐसे जो परिवार है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, जो भी है, उनके पूरे परिवार को हम नमन करते हैं और उनकी शहीदी को हम याद रखेंगे। जब तक सदियों तक ये भारत रहेगा तब तक हम उनको नमन करेंगे और उनके जैसे बनने का हम प्रयास करेंगे। और आज जो कठिनाइयां जो देश के अंदर अगर दिखाई दे तो उनको आदर्श हम बनाकर ये देश को हम और भी ऊंचाइयों पर ले जाने का हम प्रयास करेंगे। तो ये था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ऑफ इन आवर नेशंस इन गुजरात। In next video, we will study about the revolutionary movements in the foreign country। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे, भारत के साथ साथ हमने विदेशों में रहकर भी भारत के अंदर हमने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमने किया था। फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, अराइवल ऑफ द गांधी जी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये जो सारे टॉपिक है we will continue in our next video। I hope that you have understood all the topics of this video। We will meet in our next video। जय हिंद।